विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि बात की थी अपन ने कि अब हम कक्षा 12 की एनसीईआरटी की किताब को शुरुआत कर रहे हैं और इसमें हमने बताया था कि एनसीईआरटी में यह भारत, लोग और अर्थव्यवस्था इस वाली किताब से हम एनसीईआरटी को शुरू कर रहे हैं। तो ये जो सामने आपको बुक दिखाई दे रही है, यह कक्षा 12 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की और इसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इस किताब में अगर हम देखें तो हम सबसे पहले इसके पाठ्यक्रम को देखते हैं। जैसे ये इसकी विषय सूची है। विषय सूची को 1, 2, 3, 4, 5 इकाइयों में बांटा गया है, जिसमें पहली इकाई में 3 पार्ट हैं और पहली इकाई का पहले पार्ट का नाम है जनसंख्या। जनसंख्या में वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इस प्रकार से इस चैप्टर का हम अध्ययन शुरू करने वाले हैं। जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, यह इसका पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है। इकाई 1 का अध्याय नंबर 1, जिसमें ये लिख रहा है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इसकी हम शुरुआत करते हैं। लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। भारत अपनी 121 करोड़ जनसंख्या के साथ, यह 121 करोड़ जनसंख्या हर 10 वर्ष में होने वाली जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 करोड़ की जनसंख्या थी। तो चीन के बाद विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है, अर्थात चीन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। उसके बाद में भारत का स्थान आता है। अगर हम पूरे विश्व के देशों की बात करें कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या है, तो हम देखते हैं कि विश्व की जनसंख्या में हम देखें तो नंबर 1 स्थान चीन का है। चीन में विश्व की 19.23% जनसंख्या पाई जाती है। चीन के बाद में नंबर 2 भारत का स्थान आता है। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या पाई जाती है। नंबर 3 पर अमेरिका है, और अमेरिका में विश्व की 4.5% जनसंख्या पाई जाती है। इसके बाद में हम देखें तो चौथे नंबर पर इंडोनेशिया का स्थान आता है, इंडोनेशिया, और 5वें नंबर पर ब्राज़ील का स्थान आता है और 6ठे नंबर पर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का स्थान आता है, जहां पर 2.5% जनसंख्या है। इस प्रकार विश्व की जनसंख्या के बारे में हम बात करें तो पहला स्थान चीन का आता है, जहां पर 19.23% जनसंख्या है। दूसरा स्थान भारत का है, जहां 17.5% जनसंख्या है। तीसरा स्थान अमेरिका का है। चौथा स्थान इंडोनेशिया का है। 5वां ब्राज़ील का है और 6ठा स्थान पाकिस्तान का है। इसी के साथ में हम देखें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, यह है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, यह जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है। और नंबर 2 पर आता है तुवालू। नंबर 2 पर कौन सा आता है, तुवालू। यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं और यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे देश हैं। भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या को मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है, अर्थात भारत की जनसंख्या इन सारे देशों की जनसंख्या को मिला दी जाए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, तब भी भारत की जनसंख्या अधिक है। प्राय यह तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है।
जनसंख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन संसाधन लगातार नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये बढ़ती जनसंख्या सीमित संसाधनों पर लगातार दबाव डाल रही है। देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है, जिसके कारण अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब हम देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या दिया गया है, जहाँ पर ये गहरा पॉइंट कर रखा है इन्होंने। भारत के विचार से आपको क्या अनुभूति होती है? क्या यह केवल एक क्षेत्र है? भारत के बारे में हम सोचें तो क्या यह केवल एक क्षेत्र है? नहीं, भारत ओनली एक क्षेत्र नहीं है। क्या यह लोगों के सम्मिश्रण को प्रकट करता है? हाँ, लोगों के सम्मिश्रण को तो प्रकट करता है, लेकिन सिर्फ इतना ही सत्य नहीं है। अगला है, क्या वह शासन की निश्चित संस्थाओं के नियंत्रण में रह रहे लोगों से बसा हुआ क्षेत्र है? हाँ, ये सही है कि भारत एक निश्चित संस्थाओं के नियंत्रण में रह रहे लोगों से बसा हुआ एक क्षेत्र है। तो इस प्रकार हम इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या के वितरण, प्रतिरूप, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में विवेचना करेंगे। इस बॉक्स में लिखा है जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत। तो इस बॉक्स में लिखा है, इसका अनुसार हम देखते हैं कि हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। अर्थात हमारे यहाँ हर 10 वर्ष में एक जनगणना होती है। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। किंतु यह पहली संपूर्ण जनगणना नहीं थी। इसके बाद में दूसरी जनगणना हुई 1881 में। यहाँ से लगातार जनगणना शुरू हो गई थी। कब से? 1881 से क्रमबद्ध तरीके से शुरुआत हो गई थी। अब हम देखते हैं जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या के वितरण को अगर हम देखें तो इसमें यह बताया गया है कि चित्र 1.1 का परीक्षण कीजिए। यह चित्र 1.1 इधर की साइड में पन्ने में दे रखा है। तो चित्र 1.1 का परीक्षण कीजिए और दर्शाए गए जनसंख्या के स्थानिक वितरण के प्रतिरूपों के वर्णन करने का प्रयास कीजिए। इस चित्र को अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पर ज़्यादा बसा हुआ भाग है, ज़्यादा घना बसा हुआ है, वहाँ पर ज़्यादा गहराहट, ज़्यादा ये बिंदु दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर एक बिंदु 2 लाख व्यक्तियों को दर्शाता है। तो बिंदु विधि से यहाँ पर जनसंख्या का वितरण दिखाया गया है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और इधर के साइड में दिखाए गए हैं सबसे ज़्यादा बिंदु। तो यहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसको देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असमान है। अर्थात भारत में जनसंख्या समान तरीके से नहीं है, बहुत ही असमान तरीके से फैली हुई है। देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या में प्रतिशत अंश परिशिष्ट क में दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, उसके बाद में महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। हम ये देखते हैं, ये चित्र को देखते हैं तो इसको देखने से पता लग रहा है कि कहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और कहाँ की कम है। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, ये उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? एक तो यूपी में है। तो यूपी में जनसंख्या कितनी है? 19.9 करोड़ जनसंख्या यूपी में। यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र है, यह दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ पर 11.2 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। और तीसरे स्थान पर आता है यह सघन बसा हुआ क्षेत्र बिहार। तीसरे स्थान पर कौन सा आता है? बिहार। बिहार में जनसंख्या है लगभग 10 करोड़ जनसंख्या।
और चौथे स्थान पर आता है यह है सघन बसा हुआ क्षेत्र पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में लगभग 9 करोड़ जनसंख्या है। और इसी के क्रम में हम देखें तो ये हमारा राजस्थान है, और राजस्थान में लगभग कितनी जनसंख्या पाई जाती है? 6.86 करोड़ जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार। तो ये हमने इस चित्र का विश्लेषण किया, और जहाँ पर कम बिंदु दिखाई दे रहे हैं जैसे जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में, इन क्षेत्रों में यहाँ पर कम जनसंख्या पाई जाती है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में ये देखो, ये बहुत गहरा सा निशान लगा हुआ है जो यह दिल्ली को दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है केंद्र शासित प्रदेशों में। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली। दिल्ली में लगभग 1.67 करोड़ अर्थात 1,67,00,000 जनसंख्या दिल्ली में लगभग पाई जाती है। दूसरे नंबर पर देखें तो पांडिचेरी अर्थात पुदुचेरी, और तीसरे नंबर पर हम देखें तो चंडीगढ़ का स्थान आता है। और ये थे जनसंख्या में सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश। पहले नंबर पर दिल्ली, दूसरे नंबर पर पांडिचेरी, तीसरे नंबर पर चंडीगढ़। अब हम देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे कम जनसंख्या वाला अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो वह है हमारा लक्षद्वीप, जहाँ पर लगभग 64,000 जनसंख्या है लक्षद्वीप में। तो ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप कहाँ है? यहाँ ये लक्षद्वीप है जो केरल के पश्चिम साइड में अरब सागर में ये द्वीप है, तो ये लक्षद्वीप है। और दूसरा है दमन द्वीप। दमन द्वीप, दमन द्वीप कहाँ है? ये दमन द्वीप है, ये द्वीप है और ये दमन है इस जगह पे। इस प्रकार से हमने ये जनसंख्या की दृष्टि से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान। यह तमिलनाडु है, यह मध्य प्रदेश है, यह राजस्थान है। तो तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ये महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, इनको मिला करके देश की कुल 76% जनसंख्या का भाग है। अगर हम इन राज्यों को देखें, तमिलनाडु को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, कर्नाटक को, गुजरात को, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, इन सब राज्यों को मिला लें तो इन राज्यों की जनसंख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इन 10 राज्यों की जनसंख्या 76% कुल जनसंख्या भारत की प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी ओर ये जम्मू कश्मीर, जहाँ 1.04% जनसंख्या, अरुणाचल प्रदेश ये वाला हिस्सा जहाँ 0.84% जनसंख्या, और उत्तराखंड ये वाला 0.83% जनसंख्या। जैसे राज्यों की जनसंख्या का आकार इनके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद अत्यंत छोटा है, अर्थात इनमें कम जनसंख्या का निवास है। भारत में जनसंख्या का ऐसा असम वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। तो जनसंख्या के वितरण में यह कई कारकों का, भौतिक कारक, आर्थिक कारक, धार्मिक कारक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। यहाँ हम भौतिक कारकों की बात करें तो भौतिक कारकों का संबंध है यहाँ भूविन्यास का, जल की उपलब्धता का, जलवायु का,
इनके वितरण का फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि उत्तर भारत के मैदान में, डेल्टाओं में, तटीय मैदान में जनसंख्या का अनुपात दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जो जिले हैं, हिमालय और उत्तरी पूर्वी और पश्चिम के कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। अर्थात इन मैदानी इलाकों में, तटीय इलाकों में, इनमें पर्वतीय क्षेत्रों की बजाय या आंतरिक भारत की बजाय ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पर परिवहन के जाल का खूब विकास हुआ है, सिंचाई का विकास हुआ है। जैसे राजस्थान में खनिज और ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता हुई है, जैसे झारखंड में परिवहन जाल का विकास हुआ है प्रायद्वीपीय राज्यों में। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में जो पहले विरल जनसंख्या के क्षेत्र थे वो अब सघन जनसंख्या के क्षेत्र बन गए हैं। इस प्रकार से हम बात करें भौतिक कारकों की, तो जनसंख्या के वितरण पर भौतिक कारकों में अगर हम देखें तो स्थिति का प्रभाव पड़ता है। जैसे कौन से कटिबंध में जनसंख्या ज़्यादा रहती है? उष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, शीत कटिबंध में। तो जनसंख्या के लिए शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है यह सबसे उचित माना जाता है। और इसी के साथ में यह समतल जो क्षेत्र है यह जनसंख्या निवास के लिए ज़्यादा उचित माना जाता है। और यह पहाड़ी और पर्वतीय जो क्षेत्र है यह जनसंख्या निवास के लिए ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर कृषि और उद्योग का विकास नहीं होता, जबकि मैदानी क्षेत्र में कृषि और उद्योग का विकास अच्छे से हो जाता है। इसलिए भौतिक कारकों में स्थिति का महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा अगर कोई कारक देखें तो यहाँ पर है, हम देखते हैं जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता के अनुसार अगर नदी घाटियों में सभ्यताओं का विकास हुआ है तो जहाँ ज़्यादा जल है वहीं अच्छी जनसंख्या निवास करती है। अगर जलवायु के बारे में बात करें हम तो अधिक वर्षा और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में जनसंख्या निवास नहीं करती, कम निवास करती है। जबकि मानसूनी जनसंख्या वाले क्षेत्र में, मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। और अगर मृदा की हम बात करें तो यह है दोमट मिट्टी वाले क्षेत्र में अधिक जनसंख्या का निवास पाया जाता है। इसी के साथ में हम भौतिक कारकों के साथ में अगर आर्थिक कारकों का वर्णन करें जनसंख्या वितरण पर, जैसे खनिज है एक, तो खनिज से क्या है, रोजगार मिलता है और खनन होता है तो इससे रोजगार मिलेगा, उद्योगों का निर्माण होगा, इसलिए खनिज वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। नगरीकरण है तो नगरीकरण के क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन और संचार की सुविधाएं अच्छी होती हैं, इसलिए नगरीय क्षेत्र में अच्छी जनसंख्या निवास करती है। अगर हम औद्योगिकरण की बात करें, औद्योगिकरण या औद्योगिक प्रदेशों में ज़्यादा जनसंख्या रहती है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर, बैंक, चिकित्सक, अध्यापक, अच्छी दुकानें होती हैं और परिवहन के साधन भी होते हैं। वहाँ आपदा, युद्ध और अकाल में ये परिवहन के साधन सहायक होते हैं। तो ये आर्थिक कारक थे। अगर हम धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की बात करें तो धार्मिक कारक जनसंख्या के आकर्षण के केंद्र होते हैं, जैसे मथुरा, काशी। और सामाजिक और राजनीतिक अशांति जहाँ होगी वहाँ से जनता प्रवास कर जाएगी दूसरी जगह पर। तो अब हम आगे देखते हैं कि जनसंख्या के वितरण पर सामाजिक और आर्थिक ऐतिहासिक कारकों में से महत्वपूर्ण कारक स्थायी कृषि का उद्भव होना और कृषि का विकास, मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन जाल का विकास, औद्योगिकरण और नगरीकरण है, जो अभी अपन ने देखा है। ऐसा देखा गया है कि भारत के नदीय मैदानों और तटीय क्षेत्रों में स्थित जो प्रदेश हैं, नदी के मैदानों में और तटे के क्षेत्रों में, ये सदैव ही विशाल जनसंख्या के सांद्रण वाले प्रदेश रहे हैं। यहाँ पर सदैव ही उच्च जनसंख्या का घनत्व पाया गया है। यह तभी क्या होता है कि इन प्रदेशों में जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों में उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ है। यहाँ अधिक इनका उपयोग किया गया है, इसलिए यहाँ की ज़मीन का और यहाँ के जल का अधिक उपयोग किया गया है। तो इनका क्या है कि इन संसाधनों का निम्नीकरण हुआ है। फिर भी मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास को हम देखें
और परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण यहाँ पर जनसंख्या का सांद्रण हमेशा उच्च बना हुआ है। दूसरी ओर अगर हम देखें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, इनके नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास के कारण और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण और नगरीय प्रवासियों को यहाँ पर क्या है, आकर्षित किया है। इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण पाया जाता है। कौन कौन से क्षेत्रों में, अगर हम मैप की सहायता से देखें तो कहाँ कहाँ पर जनसंख्या का उच्च सांद्रण पाया जाता है। औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण यहाँ पर प्रवास अधिक हुआ है, जनसंख्या को अधिक आकर्षित किया है। तो उनमें सबसे ज़्यादा है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई और पुणे, और इसके अलावा अहमदाबाद, जयपुर। इन क्षेत्रों में नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण और नगरीय प्रवासियों को आकर्षित किया है। इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण हमेशा पाया जाता है और पाया गया है। इस प्रकार से हमने जनसंख्या का वितरण देखा और जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक देखे। कहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कहाँ पर कम पाई जाती है। हमने देखा कि चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, फिर उसके बाद में भारत में पाई जाती है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो विश्व में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बसा हुआ देश पहले नंबर पे रूस है और दूसरे नंबर पर कनाडा है और तीसरे नंबर पर चीन का स्थान आता है। और हमारे भारत का तो 7वां नंबर का स्थान आता है। भारत का 7वां स्थान आता है, जो मात्र 2.4% विश्व का क्षेत्र रखता है और 17.5% हमारे यहाँ जनसंख्या पाई जाती है। इस प्रकार से हमने देखा जनगणना 1872 ईस्वी में पहले हुई थी, जब यहाँ पर लॉर्ड लिटिन हमारे यहाँ वायसराय थे, और 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल था, जहाँ से लगातार जनसंख्या की जनगणना शुरू हुई है। उसके बाद में हमने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की जनसंख्या देखी कि कौन से राज्यों में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और कौन से में कम है। कम की बात करें, हमने बताया कि यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद में महाराष्ट्र में। और अगर कम जनसंख्या की बात करें कि कम जनसंख्या कौन कौन से राज्यों में है, तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। सिक्किम में लगभग 6 लाख की जनसंख्या है सबसे कम। और उसके बाद में मिजोरम का स्थान आता है। मिजोरम में लगभग 10 लाख जनसंख्या पाई जाती है। और तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है, जहाँ पर 13 लाख की जनसंख्या है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है, जहाँ पर 6 लाख की जनसंख्या पाई जाती है। दूसरे नंबर पर मिजोरम है, जहाँ 10 लाख जनसंख्या लगभग पाई जाती है। और तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ 13 लाख की जनसंख्या पाई जाती है। इस प्रकार से हमने अध्याय नंबर 1 का जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन में से वितरण का अध्ययन किया। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और कल देखेंगे हम अगली क्लास। नमस्कार।